हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नतानीस मेथड किसी भी पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पीफेफियन डिफरेंशियल सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जो कि उसका नाम है नतानीस मेथड, NATANIS, नतानीस मेथड। इस मेथड से इस पीफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। नतानीस मेथड क्या कहती है कि सब नतानीस मेथड की यानी कि 3 स्टेप्स है जो हम फॉलो करेंगे एंड उसके साथ साथ तीन अलग अलग चॉइसेस भी हमारे पास आएंगे। देखते कैसे। हमारे पास पता है कि पी क्यू आर आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल्स है। ओके, अकॉर्डिंग टू द नतानीस मेथड हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई जेड में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज करना है, किसी एक वेरिएबल को। अब किस वेरिएबल को कांस्टेंट चूज करना है ये हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पता करेंगे, क्योंकि अगर मैंने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट चूज किया तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर सपोज मैंने x को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया सपोज, उसका डेरिवेटिव तो 0 आना है, dx की वैल्यू। dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 0, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन y और z के टर्म में बचेगा वो हमें देखना है कि वो किस आसानी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस अकॉर्डिंग हमें कांस्टेंट चूज करना है, पहली स्टेप है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि x ही कांस्टेंट चूज किया जाए, y कांस्टेंट चूज किया जाए, z ही कांस्टेंट चूज किया जाए अकॉर्डिंग टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम तीनों कंडीशन के लिए तीनों केसेस देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉल्व करके देखना ही है कि किस से इजीली सॉल्व होता है। आपको चाहे तो x कांस्टेंट करके भी सॉल्व कर सकते हो, y कांस्टेंट रख के भी सॉल्व कर सकते हो, z कांस्टेंट रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तीनों का अलग अलग सोल्यूशन है डेफिनेटली, लेकिन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 और मोर देन 1 सोल्यूशन मिल सकता है। तो तीनों सोल्यूशन सही रहेंगे। आप x कांस्टेंट करके सॉल्व करो, y कांस्टेंट करके सॉल्व करो, z कांस्टेंट रख के सॉल्व करो। ओके, दिस इज माई स्टेप 1। क्या करना है, मुझे किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज करना है। तो यहाँ पे मैं अलग से 3 कंडीशंस बना लेता हूँ। सबसे पहले एक ही कंडीशन पे देखते हैं। 2 कंडीशन बिल्कुल सिमिलर रहेगी, वही ऑर्डर में सब कुछ फॉलो कर वो फॉलो रहेगा। ओके, स्टेप 1 में क्या है, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज कर, ध्यान से देखना। ओके, एक्स को अगर मैंने कांस्टेंट चूज कर लिया, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, लिख देता हूँ मैं। ओके, डी एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। डेरिवेटिव की किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मुझे पता है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम q dy प्लस r dz बिकम इक्वल टू 0। ये मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और उस स्टिल q एंड r आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों के एक्स वाई जेड के फंक्शन रहेंगे। लेकिन हमने x जब कांस्टेंट कंसीडर किया तो इस फंक्शन में इस जो क्यू आर में जो एक्स वाई जेड में से x रहेगा वो एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि इंटीग्रेशन के डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह हमने ट्रीट कर दिया। फाइनली q एंड r सिर्फ फंक्शन ऑफ x और y और z ही बच जाएंगे। एग्री विद मी? क्योंकि x भी रहेगा लेकिन x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो पूरा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अभी q एंड r आर द फंक्शन ऑफ सिर्फ y एंड z बचे, और डेरिवेटिव भी dy एंड dz के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सपोज कंसीडर कर लिया C1 बिकम इक्वल टू कोई ना कोई मुझे सोल्यूशन मिल गया। ओके, इसी सोल्यूशन को हम f ऑफ x नाम देंगे। f ऑफ x नाम देंगे, ज़रूर कोई ना कोई C1 कांस्टेंट के टर्म में कोई ना कोई सोल्यूशन मुझे मिलने वाला है, इसे हम f ऑफ x नाम देंगे। डेफिनेटली ये जो कांस्टेंट जो सोल्यूशन मिलेगा x y z का फंक्शन होगा, लेकिन ये f ऑफ x का फंक्शन इसमें नहीं दिया इक्वल करके, ये f ऑफ x का फंक्शन अलग से है, अलग से इसमें जो इक्वेट होगा। ये जो कंप्लीट टर्म बनेगी ना, यही रहेगा मेरा फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें f ऑफ x की टर्म मिसिंग है, तो f ऑफ x की टर्म क्या रहेगी ये हमें ढूंढना है स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में, स्टेप 2 स्टेप 3 सॉल्व करते वक्त। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है कि जो कांस्टेंट ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम सब जनरल टर्म्स में बात करें सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपको समझ जाएगा। इस फंक्शन को मैं f ऑफ x का नाम दूंगा। x कांस्टेंट लिखा तो f ऑफ x, सपोज y कांस्टेंट लिखा तो f ऑफ y का फंक्शन रहेगा वो, z कांस्टेंट लिखा तो z का फंक्शन रहेगा। ओके, f ऑफ z का फंक्शन रहेगा। इस तरीके से ध्यान रखना है चीज़ें। ओके, x कांस्टेंट है तो f ऑफ x का फंक्शन रहेगा ही। अभी मेरा दूसरा काम क्या है कि f ऑफ x के फंक्शन को फाइंड करना है। f ऑफ x का फंक्शन जैसे मिल जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो इक्वेशन बनेगा थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ला कैलकुलेशन करेंगे, जो रहेगा वो फाइनल सोल्यूशन रहेगा। f ऑफ x का फंक्शन फाइंड करना है। स्टेप 2 क्या है मेरी, ये तो हो गई मेरी स्टेप क्या है, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर किया मैंने, x को कांस्टेंट, dx की वैल्यू 0। अब सेकेंड स्टेप में क्या है,
x हो गया, इसके बाद अल्टरनेट, बिल्कुल अल्टरनेट x y z यही पैटर्न फॉलो करेंगे। सपोज y कांस्टेंट कर दिया तो y z, उसके बाद x, z को कांस्टेंट सबसे पहले ट्रीट किया तो z, फिर x एंड देन फिर y। ये पैटर्न भूलना नहीं, यही पैटर्न रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले x कांस्टेंट, इसके बाद क्या करेंगे हम कि दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ। ओके, सो और ये जो सॉल्यूशन रहेगा ना, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन रहेगा, याद रखना। इसमें एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, जेड भी रहेगा। एक्स एज अ कांस्टेंट तो सीधा बाहर आ जाएगा और वाई जेड के टर्म में तो मुझे सॉल्यूशन मिलने वाला है। सेकंड स्टेप में क्या है कि अभी मुझे वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, लेकिन इस बार कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ एक्स कांस्टेंट बताया था मैंने, लेकिन कांस्टेंट कौन सी वैल्यू 2, 3, 5, 6 ऐसा तो नहीं बताया मैंने कुछ, सिर्फ कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू मैंने पुट नहीं की, लेकिन यहाँ पे y की कोई तो भी पर्टिकुलर वैल्यू हम पुट करेंगे, जिससे कि कांस्टेंट वैल्यू तो dy तो इक्वल टू 0 हो जाना है। सो अभी क्वेश्चन है कि y की कौन सी वैल्यू पुट करे, जिससे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मेरे पास फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मेरे पास, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी सेट बिकम इक्वल टू 0, ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास एक दो बहुत अच्छे नंबर्स है जिसको हम कहते हैं 0 और 1। 0 कहीं भी पुट कर दिया जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो कंप्लीट नंबर को 0 बना देगा, एंड 1 मतलब y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन काफ़ी आसान बन जाएगा। 0 एंड 1 आदि ऐसे दो नंबर्स है जो वैल्यू पुट करने के बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 0 हम मैक्सिमम टाइम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज x y z टर्म रहा और y की वैल्यू 0 पुट कर दी, सो जो x और z जो दो वेरिएबल्स है, इन दो को भी इक्वल टू 0 बना देगा ये। तो x और z का कोई मतलब ही नहीं बना वेरिएबल्स का। लेकिन वही x y z में अगर y की वैल्यू 1 कंसीडर, तो जो x और x इंटू z बचेगा यहाँ पे, जो कि वेरिएबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट रहेंगे। सो मेरा पहला प्रायोरिटी क्या रहेगी कि y की वैल्यू पहले 1 पुट करके देखूंगा मैं। 1 पुट करने के बाद इजीली सॉल्व होगा तो ठीक है, उसके नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 0। अब समझने की बात करो, अगर मेरे पास y प्लस एक्स रहा, अगर कोई ऐसा फंक्शन बन रहा है मेरा y प्लस एक्स, तो इसमें y की वैल्यू 1 मतलब dx प्लस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देन dz के टर्म में इक्वल टू 0, सपोज ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पे dy की तो वैल्यू टर्म 0 होने वाली है सेकेंड टर्म, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब y की वैल्यू यहाँ पे सपोज मैंने 0 पुट कर दिया, सो यहाँ पे y की वैल्यू 0 प्लस एक्स, तो ये टर्म चलेगी। लेकिन अगर इसी y के साथ y इंटू एक्स प्लस वाई ऐसा कोई रहता डिफरेंशियल इक्वेशन और इधर के टर्म एज इट इज़, तब जब अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता तो ये तो 0 बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई में पूरी टर्म है ये भी 0 बन रही है, dx के साथ भी पूरी टर्म है वो भी 0 बन रही है। सो वेरिएबल से सारे गायब हो जा रहा है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ dz के टर्म में कुछ बनेगा, लेकिन वो कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो मेन वेरिएबल्स है मेरे y की वैल्यू पुट करने के बाद x और z जो मेन वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स बचने चाहिए। सो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 पुट कर देता है इस इक्वेशन में, सो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स वेरिएबल भी रहा, z का भी कोई टर्म रहेगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ मतलब वैल्यू रहेगी, कुछ मतलब सॉल्व करने लायक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। सो मेरा पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा कि y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। फिर अगर कुछ दिख रहा है कि इस तरीके से कुछ है जो y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब 0 पुट करेंगे। लेकिन पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा कि y की वैल्यू 1 पुट करेंगे और 0 भी पुट कर सकते हैं। ओके, सो इससे होगा क्या, जब मैं y की वैल्यू 1 या 0 पुट कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव तो उसका एज इट इज़ 0 होना ही है। सो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा जो फर्स्ट कौन सा था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बिकम इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू 0 या 1 पुट करने के बाद पुट y इज इक्वल टू 0 और 1, तो डी एक्स की डी वाई की वैल्यू तो 0 हो जानी है मेरी। सो जो डी वाई की टर्म 0 हो गए तो बचा कुचा क्या, पी डी एक्स प्लस आर डी जेड बिकम इक्वल टू 0। सो पी डी एक्स प्लस आर डी जेड एंड पी आर से सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स और जेड बच जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 और 1 कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर पुट कर देंगे। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे। इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा जो C2 के टर्म में होगा, C1 यहाँ कांस्टेंट कंसीडर कर चुका पहले मैं। C2 के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ओके, फिर से देखो फर्स्ट स्टेप क्या थी। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, जो पहले सबसे पहले कोई कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, एक्स कांस्टेंट कंसीडर करें तो डी एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो C1 की टर्म में इक्वेशन बनेगा जो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा, यही मेरा फाइनल सोल्यूशन रहेगा। लेकिन मुझे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन फाइंड करना है अभी, उसके लिए स्टेप 2 क्या है कि y की एक्स कांस्टेंट ले लिया, अब y को कांस्टेंट लेना है, लेकिन कांस्टेंट में इस बार कोई ना कोई नंबर पुट कर। सो यहाँ पे y के कोई ना कोई 2 नंबर पुट करेंगे, 1 और 0। सो 1 को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे हम, उसके बाद 0 को। सो उसके लिए dy की कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा,
जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा गिवन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी इक्वल टू जीरो, उससे हम फिर से सॉल्व करेंगे। वाई की वैल्यू 0 और 1 पुट करने के बाद डी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो इक्वेशन बनेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन उसको फिर सॉल्व करेंगे C2 के टर्म में, कोई ना कोई मुझे आंसर मिलेगा। तो जो रहेगा वो मेरा इक्वेशन 3 रहेगा। सो अब मेरे पास है स्टेप 3। सो स्टेप 3 में नतानीस मेथड के स्टेप 3 क्या कहती है, मेरे पास ये तो इक्वेशन मिल गया मुझे C2 के टर्म में इक्वेशन 3, लेकिन y की वैल्यू अगर मैंने 0 और 1 में से कोई ना एक पुट करनी है, ठीक है। 0 और 1 मतलब लिखने के लिए लिखा है यहाँ पे y 0 और 1 है, ओके। सो सपोज़ मैंने y की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के बाद सोल्यूशन मुझे मिल गया। लेकिन जो यहाँ पे जो C1 का जो इक्वेशन है ये, इसमें भी y की वैल्यू वही पुट करनी है 1। सो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज़ फंक्शन रहेगा, और जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है वो सिर्फ z एंड x का फंक्शन बच जाएगा। एग्री विथ मी, क्योंकि y की वैल्यू 1 पुट कर दी है। अब ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट बता नहीं सकता मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन था ये वाला C1 में, उसमें एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, लेकिन y की वैल्यू अगर सपोज मैंने यहाँ पे 1 पुट करनी पड़ी मुझे, तो वो यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जो कि स्टेप 3 रहेगी मेरी। एंड उसके बाद एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन रहेगा z और x का फंक्शन रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन मुझे z और x के टर्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे z जो है वो z एलिमिनेट करना मुझे ज़रूरी है, जो कि जो फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स का उसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो मेरे पास अभी देखो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3, C2 का जो इक्वेशन बनेगा एंड एफ ऑफ एक्स। तो जो C2 का भी जो इक्वेशन बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, जो कि मेरा इक्वेशन नंबर 3 था, ये भी x और z का फंक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर देने के बाद ये फिर x और z का फंक्शन बनेगा, और C2 भी x और z का फंक्शन एंड f ऑफ x भी x और z का फंक्शन। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इन दोनों में से एलिमिनेट करना है z को, क्योंकि मुझे फंक्शन किसका चाहिए, x का चाहिए। सो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एलिमिनेट करेंगे z को, फिर एफ ऑफ एक्स के टर्म में जो इक्वेशन बनेगा मेरे पास वो मेरा रहेगा फाइनली 5th इक्वेशन। एंड ये 5th इक्वेशन, ये जो टर्म है ना, जो इक्वेशन नंबर 2 था मेरे पास यहाँ से, जो इक्वल एफ ऑफ एक्स के बराबर था, तो ये जो टर्म रहेगी एज इट इज़, यहाँ पे जो C1 का सोल्यूशन रहेगा वो, और यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेगी जो इक्वेशन 5 से, वो एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 से वैल्यू पुट करेंगे, एंड फाइनली ये मेरा सोल्यूशन रहेगा। मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि कोई वैल्यूज़ नहीं, इसलिए ऐसे बताना थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन होप सो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब बातें समझ में आ जाए। सो अभी हमने पढ़ा था कि x को कांस्टेंट रखने के बाद क्या क्या हो रहा है, सारी स्टेप्स हमने देखी थी। सेम उसी तरह अगर मैं y को कांस्टेंट रखूँ तो क्या क्या होगा, अगर मैं z को कांस्टेंट रखूँ तो क्या होगा। जैसे सेम x कांस्टेंट रखने के बाद जो स्टेप फॉलो होंगे ना, सेम स्टेप y कांस्टेंट के रखने के बाद z कांस्टेंट रखने के बाद। सबसे पहले देखते हैं कि x कांस्टेंट रखने के बाद क्या क्या चेंजेस है। तो जो मेरे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी आई प्लस आर डी, जो कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहती है x को कांस्टेंट रखना है। अब x को कांस्टेंट रखना है, y को कांस्टेंट रखना है, z को कांस्टेंट रखना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा, ना आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, उसी से स्टेप्स सारे फॉलो करो। सो अगर x कांस्टेंट लेने के बाद देखते हैं, फिर दोनों की कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। अगर मैंने x को कांस्टेंट लिया, सो x कांस्टेंट लिया तो dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ये, उसमें dx की वैल्यू 0 पुट करने के बाद जो टर्म्स बनेंगे वो टर्म्स क्या करेंगे, C1 जो सोल्यूशन मिलेगा मुझे वो एफ ऑफ एक्स, जो इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वेट करूँगा, जो एक्स वाई जेड का तीनों का फंक्शन रहेगा, क्योंकि एक्स सिर्फ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, उसकी कोई वैल्यू पुट नहीं की गई है। तो जो अगर एक्स रहेगा तो सीधा बाहर आ जाएगा इक्वेशन के, ओके। सो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन कंसिडर करेंगे, याद रखना एक्स को कांस्टेंट रखा तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे वाई को कांस्टेंट रख रहा हो तो जो गिवन C1 सोल्यूशन मिलेगा वो एफ ऑफ वाई का फंक्शन रहेगा। जेड को कांस्टेंट रखता हो तो एफ ऑफ जेड का फंक्शन रहेगा। जेड का नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक्स और वाई के कंपैरिजन में देखते हैं कि कैसे फॉलो होगा, सेम टाइप जेड के रिस्पेक्ट में फॉलो होगा, ओके। एक्स को कांस्टेंट रखने के बाद C1 का सोल्यूशन मिला, यही मेरा फाइनल सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिसिंग है, सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, ओके। उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 2, अब x को कांस्टेंट रखा, उसके बाद देखेंगे y को कांस्टेंट रखना है, y की वैल्यू 0 और 1 में से कोई ना कोई पुट करनी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम 1 को देंगे, ओके। कोई ना कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आना ही है, जो dy की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, पी डी एक्स प्लस क्यू डी आई प्लस आर डी जेड, इसमें dy की टर्म 0 हो जाएगी, ओके। सो जो फर्स्ट जो इक्वेशन है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा अब इस बार, पी डी एक्स प्लस आर डी जेड बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि dy की टर्म तो 0 हो गई यहाँ पे। सो
इससे फिर C2 जो और P और R जो सिर्फ x और z के फंक्शन बचेंगे, क्योंकि y की वैल्यू 1 पुट कर दी। यहाँ पे कांस्टेंट था तो x की टर्म रहती, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, कोई वैल्यू पुट कांस्टेंट है लेकिन वो वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ पे सिर्फ P और R सिर्फ x और z का फंक्शन बचेगा। तो C2 को सोल्यूशन निकलेगा, उसे हम थर्ड इक्वेशन दे देंगे जो कि x और z का फंक्शन रहेगा। ओके, सो C2 सोल्यूशन में निकल गया। एंड फिर उसके बाद स्टेप 3 क्या है, सेम तरीके से y कांस्टेंट के टर्म में भी करना है। यहाँ पे देखना ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि x कांस्टेंट लिया, उसके बाद y की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद z यहाँ पे एलिमिनेट करने की बारी आएगी। ओके, y कांस्टेंट अगर लेता हूँ मैं, y को कांस्टेंट लिया तो उसके बाद z की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये पैटर्न फॉलो रखेंगे, x y z फिर x। सपोज यहाँ पे z कांस्टेंट है, सो उसके बाद x की कोई वैल्यू 0 और 1 पुट करेंगे, देन y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये पैटर्न फॉलो रखना है हमेशा, x कांस्टेंट, उसके बाद y की वैल्यू पुट की, यहाँ पे y कांस्टेंट, उसके बाद z की वैल्यू पुट की, फिर x एलिमिनेट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम कि सपोज y की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो इक्वेशन 2 में भी C2 की जो वैल्यू C1 की जो वैल्यू निकली थी उसमें भी हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जो इक्वेशन बनेगा उसे फोर्थ इक्वेशन नाम दे देंगे। अगर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो फंक्शन में x y z के टर्म में y की वैल्यू 1 पुट करने के बाद सिर्फ x और z का फंक्शन बचेगा। सो ये जो 3 और 4 C1 और C2 जो मतलब ये रहेंगे, और हम C1 को f का नाम मतलब f कंसिडर करते हैं, तो f और C2 जो दो फंक्शन रहेंगे 3 और 4, इसमें से मुझे f का फंक्शन जो x का फंक्शन ढूंढना है तो z को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो एलिमिनेट z फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 एंड गेट द वैल्यू ऑफ f। जो f का वैल्यू मिलेगी वो f की वैल्यू इस फंक्शन में फिर से पुट कर देंगे, जो ये फंक्शन बचेगा वो मेरा फाइनल सोल्यूशन रहेगा। y कांस्टेंट के लिए भी सेम वही फॉलो करना है। y को कांस्टेंट किया तो जो C1 का इक्वेशन बनेगा, जो f का फंक्शन बनेगा, फिर z की वैल्यू कोई ना कोई पुट करेंगे। सो z की वैल्यू पुट कर dz की वैल्यू 0 हो जाएगी, p dx प्लस q dy सिर्फ बचेगा क्योंकि dz तो 0 हो गया। z की वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ p and q x और y के फंक्शन बचेंगे। इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो C2 का सोल्यूशन बनेगा जो कि x और y के टर्म में रहेगा, उसे थर्ड इक्वेशन नाम दिया जाएगा। उसके बाद सपोज z की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो z की वैल्यू 1 है गिवन, C1 का जो इक्वेशन है उसमें भी पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मुझे f की वैल्यू मिल जाएगी जो कि x और y के टर्म में रहेगी, क्योंकि z की वैल्यू 1 मैंने पुट कर दी है, जो कि मेरा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। इन 3 और 4th इक्वेशन में मुझे f का फंक्शन ढूंढना है तो x की वैल्यू एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ये समझ रहे हैं ना पैटर्न, x y की वैल्यू कॉन्स्टेंट तो z की वैल्यू पुट करेंगे कोई ना कोई, उसके बाद x एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे x कॉन्स्टेंट लिया, y की वैल्यू पुट की, उसके बाद z मुझे एलिमिनेट करना पड़ा। ओके, तो ये पैटर्न हमेशा याद रखना। dz के टर्म में क्या हो जाएगा, z के टर्म में z कांस्टेंट लेंगे तो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये बातें सिर्फ याद रखना। आप कोई एक स्टेप, कोई एक कांस्टेंट लेके अच्छे से उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना। उस हिसाब से y कांस्टेंट लेने के बाद या z कांस्टेंट लेने के बाद सेम स्टेप फॉलो होंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। सो आई होप आपको नतानीस मेथड समझ में आएंगे। एक एग्जांपल देखते, एग्जांपल से बेटर क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमने इन जनरल में कुछ ना कुछ लिख दिया तो इतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा। एनीवेज एक एग्जांपल देखते हैं, या आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना या फिर लिख लेना, आपको हेल्प हो जाएगा। तो अभी एक नतानीस मेथड से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, 1 + yz dx प्लस x z माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस 1 + xy dz बिकम इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोई पिफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जिसका टाइप क्या रहता है p dx प्लस q dy प्लस r dz बिकम इक्वल टू 0। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे नतानीस मेथड से सॉल्व करना है। सो हमारे पास पिफेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन था, सबसे पहले हम इंटीग्रेबल कंडीशन सेटिस्फाइड करके देखते हैं, x डॉट कर्ल ऑफ x बिकम इक्वल टू 0। सो अभी इसमें सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेन फोकस हमारा नतानीस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने में रहेगा, इसलिए वो मतलब x डॉट कर्ल ऑफ x इक्वल टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और इक्वल टू 0 भी आता है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। और ये इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सो अभी डायरेक्ट हम नतानीस मेथड से इस मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी स्टेप 1 क्या थी, स्टेप 1 में क्या करते थे, कोई कांस्टेंट कंसीडर करते थे। सो मैं क्या करता हूँ, x को ही एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। मैं नहीं देखता बैठते कि मतलब किसको कांस्टेंट रखने के बाद किसका डेरिवेटिव 0 आएगा, फिर किससे इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान होगा, वो सब नहीं देखते हम x कांस्टेंट रख के सॉल्व करके देखते हैं। और y कांस्टेंट रख के मैं सिर्फ मतलब कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो लिखूंगा, आप खुद सॉल्व करके देखना कि आंसर्स क्या आते हैं। या फिर आंसर्स में इतना कुछ मतलब चेंजेस तो रहेंगे ऑब्वियसली कि आंसर 1 और मोर देन 1 सोल्यूशन रहती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन कैलकुलेशंस में थोड़ा डिफिकल्टी जा सकती है। बस उस हिसाब से ही
हमें सिर्फ कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट कंसिडर करना है वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं बाकी कुछ बहुत देखता नहीं हूँ। अभी हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके सॉल्व किया गया, शायद कैलकुलेशन में आसानी होगी, देखते हैं। बट हम x को कांस्टेंट रख के सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या होता है। ओके, सो स्टेप 1 में मेरा ये था, तो मैंने x को अगर मैंने कांस्टेंट ट्रीट कर दिया, सो dx की तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि डेरिवेटिव 0 होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा मेरा, dx की वैल्यू जो पूरी टर्म 0, तो क्या बचेगा x z माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड बिकम इक्वल टू 0। ओके, सो x z माइनस एक्स डी वाई बिकम इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड। ये टर्म इधर लेके आता हूँ डी वाई के नीचे, 1 प्लस एक्स वाई बिकम इक्वल टू डी जेड टाइम्स ऑफ एक्स जेड माइनस एक्स। अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, x को कांस्टेंट ट्रीट किया गया है, कांस्टेंट, ये भूल जाओ अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x y z वेरिएबल्स थे, नहीं, अभी स्टेप 1 में हमने कांस्टेंट ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ तो कांस्टेंट ट्रीट होगा। सो अगर मैं 1 प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव लेता तो कितना जाएगा डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई का डेरिवेटिव, x तो बाहर आ गया, सिर्फ y बचेगा, तो y का डेरिवेटिव डी वाई। यानी कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऊपर x से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, अगर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, सेम इधर टाइप डी जेड, इसका डेरिवेटिव नीचे का करने की कोशिश करो, x का डेरिवेटिव मतलब x तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, z का डेरिवेटिव डी जेड एंड x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सिर्फ डी जेड बचेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में x भी रहेगा। सो मुझे x डी जेड की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई मैंने x से किया तो डिवाइड भी x से करना पड़ेगा। एग्री विथ मी? सो 1/x कैंसिल आउट हो गया। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव f डैश ऑफ x अगर ऊपर दिया है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम log ऑफ f ऑफ x प्लस c। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है, याद करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने इसका डेरिवेटिव ऊपर बनने की कोशिश की, यहाँ बन रहा है इसलिए बना है। ओके, सो 1/x कैंसिल आउट हो गया, इसका डेरिवेटिव, इसका फाइनली इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स वाई बिकम इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा, log ऑफ x z माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट प्लस log ऑफ c1। ओके, सो फाइनली और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में टर्म आ जाएगी, सो log a माइनस log b log a बाई भी हो जाएगा, तो सो log 1 प्लस एक्स वाई, नीचे में कितना बचेगा x z माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, ये log ऑफ c1। तो c1 की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स वाई एक्स टाइम्स ऑफ z माइनस एक्स। इसी c1 को हम f ऑफ x के साथ इक्वेट करते हैं, जो कि मेरा इक्वेशन सेकंड बनेगा। मेरा सेकंड स्टेप में क्या, सेकंड और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, कि f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, पता होगा। ओके, सो अभी f ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी, उसके लिए हम स्टेप 2 देखेंगे। सो स्टेप 2 में क्या करते हैं, अभी x को कांस्टेंट लिया, अभी y को कांस्टेंट लेना, लेकिन इस बार y की कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो y की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रा देखना, अगर y की वैल्यू 0 या 1 में से कोई पुट करना है, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ मैं, सो यहाँ पे y z मल्टीप्लाई में और यहाँ पे x y मल्टीप्लाई में, तो z और x जो मेन वेरिएबल्स हैं वही 0 हो जाएंगे, सो कोई मतलब भी नहीं बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसलिए y की वैल्यू हम 1 ही पुट करेंगे, यानी कि प्रीफरेंस पहला 1 को ही देना है, फिर 0 देखना है, अगर 0 पॉसिबल हो पुट करना तो ही पॉसिबल करना है, लेकिन 1 पुट कर सकते हैं इसीलिए। 1 पुट करने से z भी बचेगा, x भी बचेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो अगर y की वैल्यू जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सॉरी y की वैल्यू जब 1 पुट करता हूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा इस बार, y की वैल्यू 1 प्लस z इंटू डी एक्स, ये पूरी टर्म 0, यहाँ पे 1 प्लस x बचेगा सिर्फ इंटू डी जेड, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइनली 1 प्लस z डी एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस x इंटू डी जेड बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि y की जो पूरी टर्म है dy, जो dy था वो dy तो इक्वल टू 0 हो गया, बाकी जो बचे कुछ टर्म्स है वो लिख दिया मैंने। ओके, सो इसका क्या, dx बाय 1 प्लस एक्स माइनस डी जेड बाय 1 प्लस जेड बिकम इक्वल टू 0। फाइनली इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस जेड बिकम इक्वल टू log ऑफ c2। दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 1 प्लस इसका डेरिवेटिव dx एंड 1 प्लस जेड का डेरिवेटिव डी जेड। ओके, सो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड बिकम इक्वल टू c2, log a माइनस log b log a बाई भी लिख दिया मैंने डायरेक्ट, एंड log फाइनल कैंसिल, तो यहाँ से मुझे c2 की वैल्यू मिल गई, जो कि इक्वेशन मेरा हो गया थर्ड। सो आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। स्टेप 1 में क्या किया था, x को कांस्टेंट रख के सॉल्व किया था, c1 की वैल्यू फाइंड की, c1 की वैल्यू f ऑफ x के साथ इक्वेट किया, f ऑफ x का फंक्शन ढूंढना है मुझे। सेकंड स्टेप में y की वैल्यू 1 पुट कर दी, कोई कांस्टेंट,
डी वाई की वैल्यू 0, सॉल्व किया C2 के टर्म में एक इक्वेशन मिला मुझे। ओके, 1 + x डिवाइड में 1 + z बिकम इक्वल टू C2, जो कि थर्ड इक्वेशन है। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं हम? सो फाइनली हम अभी देखेंगे कि स्टेप 3 में क्या करते थे कि जो सेकेंड इक्वेशन भी था ना, इस सेकेंड इक्वेशन में भी y की वैल्यू 1 पुट करते थे। ओके, y की वैल्यू 1 पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 + x, नीचे में x z - x एज क्योंकि कोई y की टर्म है नहीं। सो C1 क्या बचेगा? सो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा कि C1 की वैल्यू बन जाएगी 1 + x, नीचे में x मल्टीप्लाई में था z - x, यही मेरा f(x) का फंक्शन था, यानी कि f(x) के इक्वल था। तो इस तरीके से मुझे f(x) की एक वैल्यू मिल गई। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर इसे 4 दे देता है। और इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या था? इक्वेशन नंबर थर्ड में मुझे C2 की वैल्यू मिली थी। तो C2 की वैल्यू क्या थी? 1 + x, नीचे में 1 + z। ओके, सो इन दोनों से मुझे z को एलिमिनेट करना है, क्योंकि f(x) का फंक्शन चाहिए। f(x) के फंक्शन में सिर्फ यहाँ z एक वेरिएबल है, तो इन दोनों में से ये इक्वेशन मेरा थर्ड था। सो एलिमिनेट z फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इन दोनों में से मुझे z को एलिमिनेट करना है और f(x) का फंक्शन C2 के टर्म में बनाना है। ओके, सो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि सॉल्व करने में, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो सॉल्व करने में, लेकिन यही सिर्फ कंफ्यूजिंग स्टेप्स है कि f(x) और C2 में इन दोनों में से z को एलिमिनेट कैसे करना है। आगे मतलब कोई और कांस्टेंट लेके सॉल्व करेंगे, कुछ और वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहेगा। तो इन स्टेप्स में ध्यान देना कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। ओके, अब हमारा पूरा फोकस सिर्फ f(x) की वैल्यू और C2 की वैल्यू पे आना चाहिए। मुझे f(x) की वैल्यू C2 के टर्म में निकालनी है। सो इन दोनों को जब मुझे सॉल्व करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 + x और 1 + x कॉमन है, न्यूमरेटर में कॉमन है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कॉमन होते सो मुझे सॉल्व करने के लिए आसान होती, कि डिनोमिनेटर फिर कॉमन आ जाता, न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली कर पाते। सो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में अगर कॉमन करना है तो क्या कर लेंगे, 1 और f(x) की वैल्यू निकाल लो सीधा x z - x 1 + x। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + z डिवाइड में 1 + x, दोनों 1 + x 1 + x डिनोमिनेटर में आ गए। सो अभी 1 और f(x) की जो टर्म है उस पर हम ध्यान देंगे। मल्टीप्लाई कर लो x z 1 + x, और मैंने सेपरेट भी कर लिया तो x² 1 + x आ जाएगा। ओके, यही 1 और f(x) की वैल्यू चल रही है। मुझे क्या चाहिए, 1 + z की ज़रूरत है। 1 + z x इंटू z में अगर मैं +x और -x करता हूँ, कोई गलत लिखा मैंने, +x -x दोनों कैंसिल आउट होकर 0 ही बनना है, तो +x -x लिखा तो चलेगा मुझे। यही करना है, एडजस्ट करना है, हमें एडजस्ट करके देखना है कि बैलेंस कहाँ होता है। सो अगर मैंने ऐसा लिखा तो x कॉमन आ जाएगा, z + 1 बचेगा, तो z + 1 बचेगा और नीचे 1 + z ऑलरेडी है। देखो कैसे लिखता हूँ मैं, 1 + x ऑलरेडी नीचे, और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फाइनली जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, सो इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 1 + z बचा और -x एज इट इज़, नीचे 1 + x -x² 1 + x। अभी क्या करेंगे, फिर से डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 1 + z 1 + x माइनस x टाइम्स ऑफ 1 + x माइनस x² टाइम्स ऑफ 1 + x। ओके, इसकी वैल्यू मुझे पता है, 1 + z और 1 + x की वैल्यू कितनी है, C2 1 और C2 पुट कर देंगे, x इंटू 1 और C2, और इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा ब्रैकेट में, 1 + x डिवाइड बाय 1 + x। एग्री विथ मी, x कॉमन निकाला मैंने तो -x एंड -x²। ओके, सही लिखा है मैंने। सो फाइनली x/C2 माइनस x, ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, एंड अगर मुझे x भी कॉमन निकालना है तो 1/C2 - 1। ये मेरा f(x) की वैल्यू, किसकी वैल्यू बन गई, ये 1/f(x) की वैल्यू मिल गई मुझे, कितना, x टाइम्स ऑफ 1/C/2 - 1। सो इससे f(x) की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/x, नीचे में 1/C2 - 1। सो ये मेरी बन गई f(x) की वैल्यू, जो कि मैं इसे 5th इक्वेशन नाम देता हूँ। मुझे f(x) की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ C2। x तो रहेगा ही ऑलरेडी f(x), तो f(x) के फंक्शन में x और y और z तीनों थे, तो मैंने y और z को हटाना ज़रूरी था, तो मैंने f(x) का फंक्शन यहाँ पे बना लिया। इस f(x) को फंक्शन को सिर्फ इसके साथ इक्वेट करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा इस बार, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, 1 + xy, नीचे में कितना था, x z - x विच इज इक्वल टू 1/x टाइम्स ऑफ 1/C2 - 1। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + xy z - x
विच इज़ इक्वल टू 1/(1/(c2 - 1). क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना तो लिख लो यार डायरेक्ट। सो 1/(c2 - 1) इंटू 1 + xy विच इज़ इक्वल टू z - x। सो ये हो गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। क्या क्या हमने फिर से एक बार देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था स्टेप 1 में, x को कांस्टेंट रख के dx की वैल्यू, dx सॉल्व किया, जो c1 रहेगा उसे f(x) का नाम, फंक्शन का नाम दे दिएगा, सेकंड इक्वेशन बन गया। फिर x कांस्टेंट के बाद y की कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, फिर z एलिमिनेट करना है। यही पैटर्न फॉलो करना है, यही पैटर्न हम देखेंगे। सो स्टेप 2 में y को 1 लिया, dy की वैल्यू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, c2 का इक्वेशन बन गया। सेम टाइप y की वैल्यू 1 इस c1 में भी पुट करेंगे, f(x) से कोई फंक्शन बनेगा मेरे पास। सो f(x) का फंक्शन बना है, c2 की जो वैल्यू थी मेरे पास जो आई थी यहाँ से सॉल्व करके, वो भी इन दोनों में से z एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट z फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। z को एलिमिनेट करके मैंने f(x) का फंक्शन की वैल्यू c2 के टर्म में, x और c2 के टर्म में मैंने फाइंड की, उसी f(x) को मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेट किया एंड फाइनली सॉल्व किया। अब मैंने यहाँ पे x को कांस्टेंट क्यों किया और y को कांस्टेंट क्यों नहीं किया, z को कांस्टेंट क्यों नहीं किया सबसे पहले स्टेप में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो y को कांस्टेंट रख के सबसे पहले सॉल्व किया है एंड फिर उसका सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन डिफरेंट आएगा, ये सॉल्यूशन डिफरेंट आया, वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सॉल्यूशन वन और मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन x को कांस्टेंट रख के सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा, y को कांस्टेंट रख के सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा, z को कांस्टेंट रख के सॉल्व करेंगे गलत नहीं होगा। थोड़ी कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आ सकती है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो इन सारी प्रॉब्लम्स में, मतलब x को कांस्टेंट रखना है कि y को कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पे नतानिस मेथड में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि पी क्यू आर की कौन सी वैल्यू होना। यहाँ पे जो है ना पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बिकम इक्वल टू 0, सॉरी क्या था, फिफ्थ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पी क्यू आर पे। पी क्यू आर कोई भी फंक्शन रहे फिर भी नतानिस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से नतानिस मेथड सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।